हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवा रहे हैं और इस वक्त जो वेस्ट एशिया में जो इजराइल फ़िलिस्तीन जंग जारी है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। और जो रोज़ाना की रिपोर्टिंग है, जो खबरें हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है समझने के लिए। बहुत से सवालात आपके जहनों में आते रहते हैं, बहुत से सवालात के हम जवाब भी देते हैं। लाइव प्रोग्राम में बहुत लोग दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज एक बहुत ही अहम इशू है जिस पर हम असद मिर्ज़ा साहब से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी दिन के बाद हमारे चैनल पर वक्त निकाल सकें, आ सकें, उनसे आज हम बात करेंगे कि ये जो आम तौर पर ये समझा जा रहा है कि ये इस्लाम और यहूदी मज़हब के बीच में झगड़ा है, ये लड़ाई है, क्या ये ऐसा ही है? और क्या ज़ायनिज़्म क्या चीज़ है? ज़ायनिज़्म और जुडाइज़्म यानी ज्यूइश मज़हब और ज़ायनिज़्म क्या है, इसका क्या फ़र्क है? बहुत से लोगों के सवाल जहनों में आता है कि साहब ईरान इजराइल के इतना ख़िलाफ़ है, लेकिन ईरान में भी यहूदी रहते हैं और वहाँ पार्लियामेंट का मेंबर भी होता है, तो ये ऐसे कैसे होता है? तो आम तौर पर जो ये सवालात होते हैं, इनके जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जिसकी आप तलाश में हैं। असद मिर्ज़ा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये सवाल अक्सर हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स सवाल करते हैं कि आखिर क्या है ये। कुछ लोग तो बिल्कुल अल्लाह अकबर की आवाज़ें उठा करके ऐसे कहते हैं कि सब सारे यहूदियों को ख़त्म कर दो। क्या कुछ है? क्या ये वाकई यहूदी और इस्लाम के बीच की जंग है? क्या ये बात तो समझ में आती है कि मस्जिद अल अक्सा उनके कब्ज़े में है और मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। उसी तरह से एहतराम रहा है उसका जो आज मक्का का है, मस्जिद अल हराम का। तो क्या वाकई ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच की जंग है? क्या है ये? शुक्रिया काज़मी साहब, बहुत बहुत। नाज़रीन, मैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ। तो जैसा कि काज़मी साहब ने फरमाया कि ये जंग जो है इस वक्त इजराइल में जो जारी है, बल्कि इजराइल की बजाय अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें फ़िलिस्तीन में जो जारी जंग है, उसको इस्लाम और यहूदियत यानी जुडाइज़्म के ख़िलाफ़ दरमियान एक जंग माना जा रहा है। जबकि ये जंग असल में अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें और तारीख़ पर एक नज़र डालें तो ये साफ़ हो जाएगा बिल्कुल साफ़ तरीके से कि ये जंग इस्लाम और ज़ायोनिज़्म के ख़िलाफ़ यानी इस्लाम और सहूनियत के ख़िलाफ़ एक जंग है। क्योंकि फ़िलिस्तीन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर के यहूदी भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, दुरूज़ भी, ये सब कौमें वहाँ पर एक लंबे अरसे से, हज़ारों साल से वहाँ पर मौजूद थी, आपस में एक दूसरे के साथ रहती थी। अभी भी अगर हम देखें तो गाज़ा सिटी जो है उसमें भी बहुत सारे यहूदी मौजूद हैं। वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक में भी बहुत सारे यहूदी अभी भी मौजूद हैं। और ये यहूदी, अगर हम इनको कहें इजरायली ज्यूज़ या इजरायली यहूदी, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये यहूदी अपने आप को अरब यहूदी कहते हैं। और ये अरब यहूदियत जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सब मानते थे कि भाई अरब के बाशिंदे हैं। अरब कोई एक मुल्क, किसी खास मुल्क का नाम नहीं, बल्कि खित्ते को अरब कहा जाता था। जैसे भारत में सब मजहब के लोग हैं। बिल्कुल। तो उसी तरीके से पूरे उस अरब के खित्ते में खास तौर से सारे रवायती थे। अभी भी मुख्तलिफ अरब ममालिक जो हैं, मुख्तलिफ नामों से जो आप जिनको जानते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, UAE हो, या सब कुछ हो, वहाँ पर अभी भी आज की तारीख में, आज के दिन में भी आपको यहूदी यानी कि ज्यूज़ मिल जाएंगे। उनके बहुत सारे शहरों में अब अपने सिनागॉग जो हैं यानी कि उनके मसाजिद जो हैं वो बनने शुरू हो गई हैं, उनको इबादत की इजाज़त मिल रही है। तो एक तरीके से ये देखें कि जो तकरीबन 150 साल से हमारी जो कॉलोनियल पावर्स थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा हिस्ट्री को और हिस्ट्री के अलावा पूरी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को चेंज करने की जो कोशिश की, उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है, बहुत तब्दीली आई है। अगर हम देखें तो जो लोग मानते हैं कि ये मौजूदा जंग जो है वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान है, तो इसका पस मंज़र ये है कि अगर आज आप गूगल से कुछ पूछें या हिस्ट्री का मुताला करें तो आपके सामने सबसे पहले 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया का सबसे मकबूल तरीन TV चैनल और
एक अरब का मकबूल तरीन टीवी चैनल, अगर आप उसमें भी सर्च करेंगे तो वो 1917 से ही बात शुरू करेंगे। 1917 का जो ये बाल्फोर डिक्लेरेशन है वो महज 67 यानी 67 वर्ष के ऊपर मुहित एक छोटा सा खत है जो कि उस वक्त के यहूदी लॉबी के सरबराहों को फॉरेन ऑफिस की तरफ से सर बाल्फोर ने लिखा, और उसके बाद उन्होंने ये अदा किया या ये अपना अज़्म का जाहिर किया कि हम आपको फ़िलिस्तीन के जो इलाका है जहाँ पर कि फ़िलिस्तीनी हुकूमत कायम थी, उसका पासपोर्ट था, उसकी करेंसी थी, उसके सारे ज़वाबित थे, उसके फॉरेन मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थी, वहाँ पर हम एक नई मुल्क का जो है क़याम अमल में लाएंगे जिसका नाम इजराइल रखा जाएगा, जैसा कि आपकी मंशा है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये पूरा खेल कि इजराइल का एक नया मुल्क कायम हो, किस तरीके से कायम हो, कहाँ कायम किया जाए, इसके पीछे कौन सी लॉबी या कौन सी जहनीत काम कर रही थी, तो उन लोगों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जो अरब में मुसलमान और यहूदी एक साथ रहते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो तारीख में चीज़ें मौजूद हैं कि यहूदियों के पास अपना कोई एक मुल्क नहीं था, क्योंकि इनको एक बदनसीब कौम के तौर पर भी करार दिया जाता था और इनको अल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि ये हमेशा भटकते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने उनसे ये भी वायदा किया था कि यू विल बी गिवन द प्रॉमिस्ड लैंड, यानी कि आपको एक प्रॉमिस्ड लैंड दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन ये एक नैरेटिव यहूदियों के जरिए ही तो पैदा किया। जी हाँ, तो वो जो तौरा का जिक्र करते हैं वो एक है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी के घर पर, किसी के इलाके में, किसी मुल्क पर अचानक जाएं और कुछ बदमाश इकट्ठे हों, डाकू पहुंच जाएं और कब्जा कर लें और फिर कह दें ये हमारा मुल्क है। वही हाँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि जैसा आपने फरमाया कि उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट किया गया, एक नई सोच जो है वो 1896 में थियोडोर हर्जल नाम का एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन ज्यू था, जिसने कि पूरे एक इजरायली नेशनलिज्म यानी कि सहूनी नेशनलिज्म की बात शुरू की और उसने पूरा एक मूवमेंट शुरू किया। और शुरुआत में क्या, उसके बहुत बाद के अरसे यानी 50 साल 70 साल तक, और अभी भी आज के ज़माने में भी और उस वक्त भी, उस 1896 के दौरान भी, उसके 50 साल बाद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूस कहा जाता है, जो कि इस पूरे इसराइली नेशनलिज्म यानी सहूनियत के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे तोरा में कहा गया है कि हम तुम्हें वो जगह देंगे, लेकिन उस जगह को तयन नहीं किया गया है, तो वो देने वाला तो वो है जो तुम अपनी तरफ से उसको कैसे हासिल कर सकते हो, उसको कैसे गसब कर सकते हो। लेकिन थियोडोर हर्जल ने जो पूरी एक नई तहरीक शुरू की इजरायली नेशनलिज्म यानी कि सहूनियत की, उसका बेसिक जो उसने बैकग्राउंड रखा, उसके अंदर सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सारी चीज़ों का उसने एक वो पेश की वहाँ पर कि हमें इकट्ठा होना चाहिए इजराइल के बैनर तले एक नए मुल्क का, और उस मुल्क का हमें उस मुल्क को हमें कायम करना चाहिए। अब सवाल ये आता था कि ये मुल्क कहाँ कायम हो। उस वक्त चूंकि ये पूरा जो खित्ता है अरब का, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया क्या एशिया पैसिफिक में भी कॉलोनियल रूल जो है वो अपने उरूज के ऊपर था। तो आप ये समझें कि 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन से पहले 1916 में साइक्स-पाइको एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बरतानिया और फ्रांसीसी हुकूमतों के दरमियान अमल में आया था और उसे खुफिया रखा गया था, और उसको जो ये पैक्ट था उसको रूस की भी हिमायत हासिल थी और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज उस वक्त मौजूद थी, उसमें जर्मनी का भी नाम आ सकता है, वो भी उनकी भी हिमायत इसको हासिल थी। और उन्होंने ये अहद किया कि हमें एक नया मुल्क कायम करना चाहिए, और ये नया मुल्क कहाँ कायम किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने जिस इलाके का को मुंतखब किया वो फ़िलिस्तीन का इलाका था। अब इससे इनकी दो बातें जो हैं, दो पॉइंट्स, ये अपने एक वार के ज़रिए दो हदफ हासिल कर रहे थे कि फ़िलिस्तीन के उस इलाके में आप नई इजरायली मुमलिकत का क़याम करें जहाँ पे कि आपका पहला क़िबला मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस मौजूद है, आपके लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, यहूदियों के लिए, तीनों के लिए वो मुकाम जो है वो मुक़द्दस मुकाम है। तो उस जगह आप एक ऐसा मुल्क बनाकर एक ऐसा फितना कायम करेंगे जो हमेशा चलता रहेगा। और यही हुआ है कि 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जब 1947 में फ़िलिस्तीनी हुकूमत के
को नज़रअंदाज करते हुए इजराइल को पूरी तरीके से एक नया मुल्क का नाम दिया गया, और जिसको कि बहुत सारे मुल्कों ने शुरुआत में किया, अभी तक चंद एक मुल्कों ने उसको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उन्होंने इजराइल का एक नया मुल्क कायम किया। तो इस पूरे इजरायली मुल्क को कायम करने के पीछे जो सोच है वो ज़ियोनिज़्म यानी कि सहूनियत की विचारधारा है, उसी को लेकर ये चीज़ आगे चल रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इस सहूनिज़्म को या ज़ियोनिज़्म को कायम करने के पीछे उनका मंशा यही था कि किसी तरीके से आप इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इन तीनों मजहबों के दरमियान आपस में इख्तलाफात को और वाज़ेह करें और टकराव बढ़ाने की कोशिश करें, जबकि बुनियादी बात यह है कि ये तीनों मज़ाहिब जो हैं वो अहले किताब हैं, तीनों के पास अपनी किताब है जो कि अल्लाह की दी हुई किताब है, उसको तीनों लोग मानते हैं। लेकिन ज़ियोनिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें शुरू की हैं कि उसका तसव्वुर करना भी एक मुसलमान मानता है कि बहुत गलत है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो सोलोमन टेम्पल की तीसरी बार नई एक कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, वो तारीख में किसी भी तरीके से या हमारी किताबों में उसका इशारा नहीं दिया गया है, लेकिन उसका इशारा ये दिया गया है कि जब वो चीज़ें शुरू होंगी तो दुनिया जो है वो एक तरीके से क़यामत के और करीब आती चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। मैं बीच में आना चाहता हूँ ये मालूम करने के लिए। देखिए, आपने जो बताया ज़ायनिज़्म और जीविश नज़रिए का एक तरह से फ़र्क जो आपने ज़ाहिर किया, बताया, अब भी इस वक्त हमें मिसाल के तौर पे ख़ुद अमेरिका में, यूके में बहुत सी जगहों पर वो यहूदी जो इजराइल के इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं, वो बाकायदा इस जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ख़ुद, मुझे याद है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है नेट्यूरी कार्टा, और उसके ब्रांचेज़ हैं, यूके में भी हैं, बल्कि उसके हेड से मेरी मुलाकात भी हुई, मैं मिला उनसे मैनचेस्टर में, और वो बहुत ही क्लियर था कि देखिए ये जिस तरह से इजराइल, यानी उनकी दो तीन बुनियादी बातें, हम दुआ करते हैं पीसफुल डिसमेंटल होने की, दूसरे ये कि ये वो इजराइल नहीं है जिसका इजराइल का पाक किताबों में जिक्र किया गया है, तीसरे ये कि दूसरों को कत्ल करके, दूसरों का हक मार करके ये जिस तरह से बनाया गया इसके हम खिलाफ हैं। तो वो बाकायदा ईरान के लीडरशिप के ज़रिए जो यौम कुद्स मनाया जाता है, जिसका ऐलान हुआ था आखिरी जुमे को रमज़ान के, उसमें बाकायदा मैंने लंदन में देखा उन लोगों को शरीक होते हुए, और बहुत सी जगहों पर। तो ये जो ज़ायनिज़्म का और इसका फ़र्क है यहाँ अब आकर के, जबकि यहूदी सेटलर्स जिनको आमतौर पर कहा जाता है इजराइल में परेशान हैं, अपने घरों को छोड़ छोड़ करके अब टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो क्या ये जो दुनिया भर से इकट्ठे किए गए थे ज़ायनिज़्म के नाम पर, या जो ज़ायनिज़्म के नाम पर जो एक टूरिज़्म भी चलती है इजराइल में, पूरी दुनिया के यहूदियों को दिखाया जाता है कि आपको अगर आ गए तो आपको ये मकान मिलेगा, ये घर मिलेगा, लालच दिया जाता है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, क्या कुछ है, मतलब ये नज़रिए का टकराव और उसके बाद ह्यूमन ट्रेजेडी जो डेवलप हुई है इस नज़रिए की वजह से, ये तो बहुत ख़तरनाक नतीजे सामने आए। देखिए काज़मी साहब, जहाँ तक नज़रिए की बात है, किसी सोच की बात है, यानी कि वो सोच मजहबी भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, तो इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि तारीख़ का जो पहिया है वो हमेशा गोल घूमता रहता है और अपनी जगह पर फिर वापस आता है। तो ज़ियोनिज़्म की जो शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ज़ल के ज़रिए शुरू की गई और उसको हिमायत हासिल हुई उस वक्त की कॉलोनियल सुपर पावर्स को, हम कह सकते हैं कॉलोनियल पावर्स को, जैसे कि बरतानिया, फ्रांस, उसके बाद में उसको हिमायत हासिल हुई अमेरिका की। तो इन सब जगहों पर उन्होंने ज़ायनिज़्म को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि वो इस मसले को कायम रखना चाहते थे ताकि जो अरब दुनिया है उसके अंदर एक फसाद की जड़ हमेशा के लिए कायम रहे और वो किसी भी तरीके से दाखिल हो सके। अब अगर हम इस पूरे 7 अक्टूबर से पहले के पस मंज़र का ज़रा से भी जायज़ा लें तो 7 अक्टूबर से पहले इस तरह का कोई भी किसी को इम्कान नहीं था। और जिस तरीके से हमास के ये हमले थे, ये छुटपुट हमले हमास की तरफ से पहले भी किए जाते थे, लेकिन जिस तरीके से दाएं बाजू की बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल जाहिर किया गया कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर ली, क्योंकि इस वक्त इजराइल
में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू को अपना वजीर आजम नहीं मानते हैं और उनका ये भी कहना है कि ये लड़ाई जो है नेतन्याहू ने अपने जो खुदगर्ज मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए अमेरिका के कहने के ऊपर शुरू की, क्योंकि अगर हम देखें तो महज 48 घंटों के अंदर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो उन समुद्रों में पहुंच गए जो फिलिस्तीन के करीब हैं, और उसका जवाब अमेरिका को चीन की तरफ से मिला। जब चीन ने ये कहा कि तुम अगर 3 जहाज भेज रहे हो तो हम 5 जहाज भेजेंगे, तो अमेरिका जब चीन के जहाज वहां से चलने शुरू हुए तो उससे जरा सा फर्क पड़ा। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि इजराइल किसी भी तरीके से इस जंग के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जितना वक्त उनको अभी भी ज़मीनी जंग शुरू करने में लगा, तकरीबन 25 दिन के करीब, उसके बाद भी वो पूरी तरीके से हम उसको ये नहीं कह सकते कि ज़मीनी जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये ज़मीनी जंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका जो मुखालिफ है वो आपके सामने नहीं मौजूद है। आज की जंग जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए, AI के जरिए जा रही है। मैंने कल एक वीडियो देखी जो हमास की तरफ से नशर की गई है कि इजरायली फौजी टैंक के अंदर है, वो टैंक मूव कर रहा है और ये लड़ाके अचानक पीछे से जाते हैं और उस पर बम रख के दूर जा करके उसे एक्सप्लोड कर देते हैं। तो ये इजरायली फौजी खुद इतने खौफजदा हैं। और मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले हिजबुल्लाह के एक लीडर ने बाकायदा ये बताया ईरान के मीडिया को कि हिजबुल्लाह को ऐसे मैसेजेस, इजरायली फौजी लेबनान बॉर्डर पर जो डिप्लॉयड हैं वो ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं, ऑडियो मैसेज। आजकल क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है और अगर जंग हुई तो हम आपका साथ देंगे। तो ये जो इतने कमज़ोर फौजी हैं इजराइल के, ये हवा कहाँ निकल गई? ये 7 अक्टूबर से पहले जो कभी ना हारने वाली फौज, जो जेम्स बॉन्ड, मोसाद, ये सब कही जाती थी, उसे दीवार के उधर क्या हो रहा है ये पता नहीं चला। ये क्या कुछ? काज़मी साहब, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि इजराइल की तरफ से अपने आयरन डोम का बहुत चर्चा होता था। बहुत चर्चा किया जा रहा था कि हमने आयरन डोम पूरा बना लिया है तेल अवीव और अपने दूसरे शहरों के ऊपर, और हमारे कोई भी हम पे रॉकेट से हमला नहीं कर सकता है। तो इस हमले में आयरन डोम की जो पूरा उन्होंने एक फसाद बना रखा था, या ये कहिए कि एक ख्वाब की ताबीर की थी उन्होंने, और जिस पे अरबों ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं, क्योंकि अमेरिका के कई शहरों में भी आयरन डोम जो है वो लगाया जा चुका है, बरतानिया के शहरों में लगाया जा रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में लगाया जा रहा है। तो अब उसकी खामियां सबके सामने आ गई। यानी कि जैसे कि आपने कहा कि हवा कहाँ निकल गई, तो ये खाली ढोल का पोल था एक, जिसकी हवा निकल गई। और जिस तरीके से जो लोग, अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे यहूदी हो, चाहे वो यहूदी ऑर्थोडॉक्स हों, या जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें या यूके की बात करें या यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर अभी भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की एक बहुत बड़ी परसेंटेज मौजूद है, जिनको कि आप हैसिडिक ज्यूज़ कह सकते हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो सख्त तौर पर मुखालिफ है ज़ायोनिज़्म के, यानी कि सहूनियत के, जिसको कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत आगे लेके चल रही है। इजराइल की हर पार्टी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे सेंट्रिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, वो अमेरिका की हिमायत की वजह से इस पॉलिसी को आगे लेके चल रही थी। लेकिन अब बहुत वक्त करीब आ चुका है कि जैसा कि आपने फरमाया कि ये हवा निकल चुकी है, ढोल का पोल जो है वो जाहिर हो चुका है, और इस पूरे कज़िये का खात्मा आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, हमारे जो मजहबी कवानीन है या मजहबी ख्वाहिशात हैं हमारे लोगों की, उसके मुताबिक बहुत जल्द इसका खात्मा रूनुमा हो सकता है। जी, हसन नसरुल्लाह ने भी कल जो तकरीर की है, जो हिजबुल्लाह के लीडर ने, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही गाज़ा की जीत का जश्न मनाएंगे। ये बहरहाल उन्होंने अपने तरीके से एक तकरीर की। लेकिन मैं एक आखिर में एक सवाल, चूँकि आप यूरोप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक ज़माना BBC के साथ आपका लंबा एसोसिएशन, यूक्रेन जंग में सारे यूरोपीय मुल्कों को तबाह करने का इंतज़ाम हो गया। जो सस्ती गैस आती थी यूरोप में, अब वो इतनी महंगी हो गई कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि लंदन जैसे एफ्लुएंट शहर जिसे माना जाता था, वहाँ एक टाइम का खाना लोग स्किप करने के लिए मजबूर हो गए। अमेरिका बहादुर के चर्चा बेटे सूली पर राम बली करेगा, यूक्रेन को वहाँ चढ़ा दिया। अब क्या इजराइल का भी यही हाल होने वाला है? काज़मी साहब, ये देखिए, हम लोग अपने प्रोग्राम में इस चीज़ के ऊपर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से जो यूक्रेन से गैस जा रही थी यूरोप को, और किस तरीके से उसका जब रोका गया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या मनफी असर यूरोपीय ताकतों, ख़ास तौर से बरतानिया के ऊपर किस तरीके से पड़ा। हम और आप इस बात पे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर, वहाँ की मईशत के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इन सब चीज़ों का पड़ा। तो लेकिन साथ ही साथ मैं
वो इम्पैक्ट हम लोगों के सामने देखने में आ रहा है और हो सकता है इजराइल के साथ के ताल्लुक से भी देखने में आए। अभी आपने जिक्र किया हसन नसरुल्लाह का, तो आखिर में मैं ये सिर्फ एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि हसन नसरुल्लाह के इस तकरीर के बाद से जो बात हम बहुत वाज़ेह हो जाती है कि अब हिजबुल्लाह भी खुलकर इस लड़ाई में शामिल हो गया है और ये अब एक दूसरा महाज खुल रहा है इजराइल के लिए। और अगर यही चीज़ें सीरिया या ईरान की तरफ से भी शुरू हो गई तो इजराइल को एक रुखी नहीं, दो रुखी नहीं, तीन रुखी नहीं, चार रुखी बल्कि 5 रुखी जंग लड़नी पड़ेगी। और जिस तरीके से उसके फौजियों की तादाद है और जिस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी की पोल खुल रही है, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इजराइल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस 5 रुखी या 6 रुखी जंग का मुकाबला करने में किसी भी तरीके से कामयाब रहेगा, बल्कि ये उसके खात्मे के दिन शुरू हो चुके हैं, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हम ये भी कह सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्ज़ा साहब। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इराक़ और सीरिया में अमेरिका के मुताबिक 2 हफ्ते में 23 बार हमले हो चुके हैं। हूथियों ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए हैं। तो अब ये कई तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके साफ इशारे हैं। और हसन नसरुल्लाह की तकरीर से, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि हम 8 अक्टूबर से ही इस जंग में शरीक हैं। और ये भी बता दिया, हमास का भी एक बयान आ चुका कि बहुत सी मुलाकातें पब्लिक नहीं की जाती और हमने पहले ही दिन, सैयद कहते हैं वो अरबों में, कि हम सैयद से पहले ही दिन मिले थे और बार बार हम मिल रहे हैं, हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। तो ऐसी हालत में इजराइल कब तक चलेगा, कब तक बचेगा, क्या होगा, जंगबंदी कैसी होगी, जंगबंदी के कुछ इशारे तो आ रहे हैं, लेकिन कब होगी ये देखने की बात है। नेतन्याहू अब भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, हारे हुए होने की वजह से वो आम शहरियों पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। देखना यह है कि कहाँ जा करके ये जंग रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।